हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हम पढ़ रहे थे बसंती उपन्यास, जो भीष्म साहनी द्वारा रचित है। और यह उपन्यास दलित बस्ती में दिल्ली के महानगर का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें बसंती इस उपन्यास की नायिका है। जहाँ तक हमने 5 दृश्य पढ़ लिया था, आज हम छठा दृश्य पढ़ेंगे। 5 दृश्य में हमने ये देख लिया था कि बुलाकी राम जो दर्जी था और बसंती की शादी उसके पिताजी कुछ पैसे लेके तय कर दिए थे। और जिस दिन वो शादी करने ही वाले थे कि दिल्ली के उस महानगर में दलित जो है गंदी बस्ती में, वहाँ पे पुलिस जाती है और बस्ती को तोड़ देती है। और तोड़ देती है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर भाग के कुछ दिन के लिए वहाँ के लोग दूसरे दूसरे शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब वहाँ के दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर बसंती क्या करती है, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं जाती है, वापस दिल्ली महानगर में ही रुक जाती है। वहाँ पे अब बहुत सारे घरों में बर्तन चूल्हे का काम करती है, ये साफ़ सफाई का काम वो करती रहती है। वहाँ पे उसको एक दीनू नाम का शख्स मिलता है। दीनू से वह मोहब्बत करने लगती है। उसके बाद फिर जो है कि दीनू के साथ हॉस्टल जाती है, वहाँ पे शादी कर लेती है। आज शादी कर लेती है और जिसके साथ शादी तय होती है वो वहाँ पे करने के बाद छुप के रहने लगती है। इसके बाद उसके पिताजी उसको खोजते हुए निकलते हैं। दर्जी भी खोजता है कि बसंती कहाँ गई। आज के दृश्य में आप देखेंगे दीनू भी उसे छोड़ के चला जाता है और वो भी 300 रुपये में दीनू भी उसको बेच देता है। यही सब कथा आगे के दृश्य में आप देखेंगे। आइए हमारे साथ आनंद लीजिए इस उपन्यास का। शाम के झुरमुट में दोनों हाथ फैलाए बसंती कोठरी के बीचों बीच गोल गोल नाच रही थी और धीरे धीरे गाए जा रही थी। ओह 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 ओह, मुझे किसी से प्यार हो गया। दोनों हाथ फैलाए गाती हुई बसंती लगभग सारे कमरे के अंदर घूम जाती है। बस बस गाओ नहीं, आवाज़ बाहर जाएगी, कोई सुन लेगा। दीनू कहा, कोई नहीं सुनेगा। यह 2 फिल्म का गाना है। अब याद आया, तुमने देखी है? अभी अच्छी फिल्म है, इसमें बहुत रोना आता है। दीनू उसे देखता रहा। बसंती की आवाज़ खरज खरज थी, न उसमें लोचन लय, लेकिन वह धुन पकड़ लेती थी। 20 बार सुनी धुनें उसे कंठ हो गई थी। ओह ओह, मुझे किसी से प्यार हो गया। फिर बसंती रुककर बोलती है। देखिए, रुककर बोलती है। इसकी स्टोरी कितनी अच्छी है, पर गाने बहुत अच्छे हैं। तुमने देखा कोई सी फिल्म, उसमें रोना उसमें रा है। लड़की बीमार पड़ी है और हीरो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। दूसरे दिन जब वह उठती है ना तो पता है क्या कहती है। राग का हाथ पकड़कर कहती है, तुम तो मेरे आदमी हो। क्या हो? तुम तो मेरे आदमी हो, तुम तो मेरे आदमी हो। बसंती खिलखिलाकर हंस दी। वह लड़की बीमार है ना, उसका दिमाग खराब है। उसे याद ही नहीं कि हीरो उसे उठाकर अपने घर ले आया था। इतने में बरामदे में खुलने वाले दूर पार के किसी कमरे में से ट्रांजिस्टर बजने की आवाज़ आई। बसंती सुनते ही ठिठक गई। यह गाना भी मुझे आता है, श्यामा बीबी के घर सुना था। और धीरे धीरे दोनों हाथों से थाप देते हुए गाने लगी। जिस जालिम ने तड़पाया उसी पे मुझको प्यार आया बड़ी मुश्किल से। बसंती पहले से भी अधिक निश्चित महसूस कर रही थी। कभी गर्दन एक ओर झुकती, कभी दूसरी ओर को दोनों हाथ फैलाए धीरे धीरे नाच रही थी। दीनू संकित हो उठा। सचमुच किसी ने सुन लिया तो? चुप कर बसंती, बस, उसने कड़क कर कहा। बसंती चुप हो गई और दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए बुदबुदाई। अच्छा बाबा, अब नहीं बोलूँगी। अब जो तू जाएगा तो मैं पहले से ही मुंह पर कपड़ा बांध लिया करूँगी। पर तू घंटों बाहर रहता है, मैं क्या करूं? दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ। दीनू भी जानता था कि जब वह कमरे में आता है तो बसंती के लिए घंटों की चुप्पी के बाद टूट जाते हैं। कमरे के बीचों बीच खड़ी बसंती बोली, एक दिन गाते गाते मैं पकड़ी जाऊंगी। वह हंसती हुई दीनू की ओर
देखे जा रही थी। फिर तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा साहेब? उसी वक्त मुझे नौकरी से निकाल देगा। बसंती उसकी ओर बढ़ाई और बड़े आग्रह से बोली, चल कहीं बाहर कमरा लेकर रहते हैं। यहाँ मैं सारा वक्त अकेली रहती हूँ, मुझे छिप कर रहना अच्छा नहीं लगता। हम छिप कर क्यों रहे? तू घर से भाग कर जा। जो आई है तेरे बाप को पता चल गया तो वह मुझे चुटिया से पकड़कर घर ले जाएगा और तू खड़ा देखता रहेगा, कहकर बसंती हंसने लगी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता दीनू। फिर दीनू के साथ सटकर खाट पर बैठते हुए बोली, किसी दूसरी बस्ती में चलकर कमरा ले लेते हैं, वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। और यह कमरा तेरे पास साइकिल जो है, तू साइकिल पर आ जाया करना। यह नहीं हो सकता। बसंती खिलवाड़ में उसके बाल सहलाती हुई बोली, मान जा मेरे प्यारे दीनू, मान जा। और उसके बाल बिखेरती हुई खिलखिलाकर हंसने लगी। देख तो अपनी सूरत कैसा बंदर सा लग रहा है। दीनू ने उसे अपनी ओर खींच लिया। बसंती को अच्छा लगा, पर वह दीनू की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, पहले मेरे साथ बातें कर। मैं दिन भर गुमसुम पड़ी रहती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन दीनू का आग्रह बढ़ता जा रहा था। बस पहले मेरे साथ बातें कर। तू तो बस एक ही बात जानता है। अब आता है मेरा आटा गूंथने लगता है। अब आता है मेरा आटा गूंथने लगता है। और वह खिलखिलाकर हंसने लगती है। चुप कर, कोई सुन लेगा, दीनू ने कहा और उसे फिर बाहों में बांधने लगा। अब की बार जब फिर बसंती अपने को छुड़ाने लगी तो दीनू ने तड़ाक से कहा, तुझे लाया किस लिए हूँ? इस बार जब बसंती उसे रोकने की चेष्टा करती तो वह यही कहता, तुझे लाया किस लिए हूँ? इस घुटन भरे कमरे में बासी मैले कपड़ों के बीच बसंती को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कमरे के अंदर घुसते ही दीनू पर भूत सवार हो जाता था। वह यह भी न देखता कि दिन है या रात। अगर रोकने की कोशिश करती बसंती तो आगे देखिए क्या कहता है। करो तो एक ही जवाब देता है, तुझे लाया किस लिए है? मेरा क्या है? तेरे कमरे में ही टट्टी पेशाब कर दूंगी, तू उसे साफ करते रहना। और बसंती खिलखिलाकर हंसने लगी। जब से बसंती इस कमरे में आई थी वह केवल एक बार ही पाँव फटने से पहले कमरे से बाहर निकल पाई थी। बाहर मैदान में दिशा पानी भी कर आई थी और नल पर ठंडे ठंडे पानी से मुंह हाथ भी धो आई थी और उसे बड़ा अच्छा लगा था। और बसंती नाचती हुई कमरे में लौटी थी। दिन चढ़ जाने पर उसके लिए सभी दरवाजे बंद हो जाते थे। वह खिड़की में से झांक तक नहीं सकती थी। कमरे के बाहर पैर रखना तो दूर रहा, पर यह तभी था जब उसकी नींद पाँव फटने से पहले अंधेरा रहते खुल जाए। दीनू तो बसंती को जगाने से रहा। वह स्वयं तो घोड़ा बेचकर सोता था और सूरज चढ़ने पर जागता था। बसंती अपने मैले कपड़े अभी तक नहीं धो पाई थी। दीनू से तो वह इस बात की आशा ही नहीं की जा सकती कि वह बसंती के कपड़े छुएगा। बसंती उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके साथ सटकर बैठ गई। आज मुझे भोली बहुत याद आई। बसंती बोलने लगी, तू भोली को नहीं जानता? वह मेरी सहेली थी जब वह ढलान पर रहते थे। जब घर टूटे तो कुछ दिन पहले ही उसका ब्याह हो गया था। मुझे मालूम है जिस दिन बस्ती टूटी उसी दिन मेरा भी ब्याह होने जा रहा था, पर पुलिस वाले बस्ती तोड़ने आ गए। बसंती का ब्याह क्या हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए ब्याह नहीं हुआ। जानता हूँ, बहुत बार सुन चुका हूँ, पर तू भोली को तो नहीं जानता ना? भोली का घरवाला उसे बहुत पीटता है, शराब पी लेता और पीटने लगता। हमारे आदमी अच्छे नहीं हैं, कच्ची शराब पीते हैं। उसे भी कहता था तू भी पी, पर उसे अच्छी नहीं लगती थी तो क्यों पिए? कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। फिर जब वह ज़्यादा पी लेता तो उसे पीटने लगता। तुम तो शराब नहीं पीते हो ना? बसंती को इस बार का भी गर्व था कि उसका पति शराब नहीं पीता। दीनू ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। एक दिन जो कच्ची शराब का 1 किलो का टीन वह कहीं से उठाकर ले आया। अपने एक दोस्त को भी पकड़ लाया।
दो आदमी दो आदमी सारा टीन पी गए। फिर जो पीकर आपस में लड़ने लगे। पीकर हमारे लोग बहुत बोलते हैं, बहुत झगड़ते हैं। बेचारी भोली बीच में आकर उन्हें छुड़ाने लगी तो पता है उसके घरवाले ने क्या किया, उसे घर से निकाल दिया। अब जब उस बेचारी का क्या कसूर था, वह तो छुड़ाने आई थी ना। दूसरे दिन उठे तो एक की आंख सूजी हुई, दूसरे का जबड़ा सूजा हुआ, और भोली घर में ही नहीं जाने कहाँ चली गई। भोली ने अच्छा ही किया ना जो भाग गई। पता नहीं वह कहाँ पर है। गहराते झुटपुटे में दीनू के दोनों हाथ पकड़े बसंती बतियाए जा रही थी। एक ही झटके से दीनू ने दोनों हाथ छुड़ा लिए और फिर बसंती को अपनी लपेट में लेने लगा। बसंती ने फिर से हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह तुम्हें क्या हो जाता है? रात प्रभात जब आते हो चिपने लगते हो। बसंती हंसकर बोली, मुझे तो बड़ा गंदा लगता है, न मैं नहाई हूँ न धोई। फिर मानो अपने आप से बातें करती बोली, मेरा बापू भी ऐसा ही था। माँ रात को इसलिए बड़बड़ाती रहती थी, इसलिए कुतिया की तरह बच्चे जनती रही। मुझे बड़ा गंदा लगता है। पर जब दीनू फिर से उसकी ओर बढ़ा और बसंती उसे रोकने लगी तो दीनू तमक कर बोला, एक झापड़ दूंगा, तुझे लाया किस लिए हूँ? बसंती के हाथ छिटक गए। बस इसी काम के लिए लाया, और नहीं तो क्या? बसंती की आंखें फैल गई। यहाँ आने का मतलब बसंती की नज़र में वह नहीं था जो दीनू की नज़र में था। बसंती यहाँ दुल्हन बनकर आई थी, अपने पति के घर आई थी। वह यहाँ अपने को गृहवधू समझ रही थी, पर दीनू की आवाज़ में रुखाई थी और क्रूर कामोत्तेजना था। इस उपन्यास को लगाए जाने का भी एक अच्छा कारण है। आप लोग जितने भी लोग इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं, इसलिए युवा वर्ग के साथ यह साझा किया गया है। इन सब चीज़ों का अपने जीवन में आप याद रखें, और इन सब चीज़ों में चलना बहना अच्छी बात नहीं है। उपन्यास हमें यही सिखाता है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। जिसके साथ ब्याह किया हो उसके साथ ऐसा नहीं बोलते। ब्याह किसने किया है तेरे साथ? तूने और किसने? भगवान के सामने सौगंध खाई है ना? है या नहीं? मेरी मांग में रंग भरा है या नहीं? मेरे बालों में फूल टांगे हैं या नहीं? और ब्याह क्या होता है? क्योंकि जब वो दिनों के साथ भाग के हॉस्टल में आई थी तो उसने भगवान को साक्षी मान के, कोई जंतर थी जो गले में पहनी जाती है, उसमें भगवान जी की तस्वीर थी। उसने इतना ध्यान रखा था, अपना पूरा स्वविवेक का उपयोग किया था कि उसने भगवान को साक्षी मान के एक पेंसिल से मांग भरवाई थी और फूल लगाए थे। 3 दिनों उसके सर में फूल लगाया था। बसंती भी उसके सर में फूल लगाई थी। उसी को यहाँ पे बसंती याद दिला रही है दीनू को। आइए उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं। तू पीछे पड़ गई थी तो क्या करता? तेरी जैसी तो यहाँ रोज मिल जाती हैं। बसंती के मन को धक्का लगा। उसके हाथ शिथिल पड़ गए और वह चुपचाप दीनू के चेहरे को देखती रह गई। इस पर दीनू की आवाज़ कुछ धीमी पड़ गई। तू अपने को बीबी समझ बैठी थी? मैंने कहा समझती है तो समझती रहे। क्यों? मेरा क्या हो जाता है? तू अपने को मेरा घरवाला नहीं समझता? दीनू चुप रहा। ठहराते चुटपुटे में बसंती को लगा जैसे हल्की नीली झाँव वाली उसकी आंखें बसंती के चेहरे पर चली है, और पहले बार बसंती कुछ नहीं जान पा रही है कि इस आदमी के दिल में क्या है। बोल दे, सोच क्या रहा है? कहे जा तो आज ही चली जाऊंगी। पहले दिन से ही कमरे के अंदर प्रवेश करने पर बसंती एक पत्नी की तरह व्यवहार करती रही थी। कोठरी में झाड़ू लगाती थी, दीनू को कपड़े संभाल सजो कर रखती थी। उसने पहले ही दिन खाट की रस्सी को कस दिया। कोठरी में लौटने पर दीनू को भी अच्छा लगा था। घर का सा भास हुआ था। बसंती भी बन सवर कर जूड़ा बनाकर बैठी थी, धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दीवार में लगे तख्तों पर उसने दीनू का सामान तरतीब से रख दिया था, मतलब तह बना दिया था। बीड़ी सिगरेट के ठूठ बुहासे दिए थे उसके लिए। यह कोठरी अपने सुहाग का कमरा थी। इस बार जो दीनू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वह कुछ नहीं बोली, बल्कि ज्यों की त्यों बनी रही, मानो उसका ध्यान किसी दूसरी ओर हो गया। सचमुच दीनू की बिलौरी आंखों में से कुछ पता नहीं चलता कि झूठ बोल रहा है या सच। एक बार फिर बसंती के मन में आया कि उसे अपने से धकेल कर परे हटा
दे, लेकिन फिर सहसा ही उसके दिल में ज्वार सा उठा। मेरे मन से तो यह मेरा पति ही है, मैंने तो इसे अपना पति ही माना है ना, पति मानकर ही इसके साथ आई हूँ। यह नहीं मानता तो न माने, मेरे लिए तो यह मेरा घरवाला ही है। और इस भावावेश में बसंती के हाथ दीनू के बाल सहलाने लगे। इसमें तो मेरे साथ भला ही किया है ना, मुझे अपने साथ लाया है, नहीं तो बापू तो पंडित बुला बुलाया। यहाँ पे याद कर रही है जब उसके पिता जो है कि विकलांग व्यक्ति के साथ लगभग 40-45 साल का था और वो 14 साल की लड़की उसकी शादी कर रहे थे, तो वही सोच रही उससे तो अच्छा यही है। तो आगे देखते हैं। नहीं तो बापू तो पंडित पंडित बुला लाया था, लंगड़ा बारात ला रहा था। और बसंती के दिल में फिर दीनू के प्रति गहरे स्नेह का उद्गार उठा, जैसे दिल के अंदर कोई प्यार सा सोता फूट पड़ा हो। थोड़ी देर बाद बसंती फर्श पर लेटी अंधेरे में छत की ओर देख रही थी और माथ में लेटे हुए दीनू ने करवट बदल ली थी और बसंती की ओर पीठ करके लेट गया था। बसंती हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। तू अपने को मेरा घरवाला नहीं समझता, बसंती ने दुलार से कहा। दीनू ने बिना करवट बदले लेटे लेटे ही कहा, मेरा ब्याह कब का हो चुका है। दीनू की पीठ पर रखा बसंती का हाथ कांप गया और वह उसी क्षण उठकर बैठ गई। क्या कहा? मेरा ब्याह हो चुका है? तूने बताया क्यों नहीं? बसंती ने डूबती सी आवाज में कहा। मैं क्यों बताता? तूने मुझसे पूछा था जो मैं बताता। कहाँ है तेरी बीबी? गांव में। कहाँ है तेरा गांव? पहाड़ पर। पठानकोट से रास्ता जाता है, क्योंकि ये दिल्ली का लिया हुआ सीन है। पठानकोट आप सभी को पता होगा कि ये पंजाब का क्षेत्र है और पंजाब भी दिल्ली से सटा हुआ है। तूने बताया क्यों नहीं कि तेरा ब्याह हो चुका है? तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने क्यों धोखा किया? तू तो मेरे साथ भागने पर तुली थी, शादी करने के लिए ही तो तेरे साथ भागी थी, या यूं ही भाग आई थी, मुझे क्या मालूम। तूने उस वक्त भी नहीं बताया जब भगवान जी के सामने तूने कसम खाई थी, बीवी बनती है तो बनी रह, मेरा क्या जाता है, बेशक यहाँ पड़ी रह। हमारी जात में लोग दो 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 ब्याह भी करते हैं, तीन तीन भी कर लेते हैं। देख रहे हैं उस समय का, खाने को रहे या ना रहे, शादियां 2-3 हो जा रही थी, है ना। देख आप समझ पा रहे होंगे। दिनों को वह घड़ी याद आई जब बसंती उसे खींच कर बरामदे में भगवान जी की तस्वीर के सामने ले गई थी और उसके बालों में फूल खोजती रही थी। उसे वह सब खिलवाड़ सा लगा था। वह उस वक्त वह बसंती को बाहों में भरने के लिए तो आतुर था। मतलब बसंती याद कर रही है इन सब चीज़ों को। देखिए आगे। मन ही मन छटपटा रहा था। चादरी से छिटके बरामदे में पास में खड़ी बसंती की देह से मादक सी गंध फूट रही थी, जिससे वह मतवाला सा हो रहा था। उसे याद करके अपना आग्रह भी अब उसे अटपटा सा लगने लगा था। यूँ जब से बसंती कमरे में आई थी, दीनू की आंखों के सामने कामुकता की धुंध सी छाई रही थी। इस धुंध में ना तो वह अपनी स्थिति को ठीक तरह से देख पा रहा था, ना बसंती की स्थिति को, ना ही देख पाने की इच्छा भी थी। एक छोकरी अपने आप उसकी कोठरी में चली आई और जब चाहो वह मौजूद है। न भाग सकती है, न भागना चाहती है। देख रहे हैं, एक तरफ से वो विपत्ति से बाहर निकली थी, वही सामने उसके पास फिर आया वही समस्या। एक तरफ जिसके पिता ही इस तरीके के हों तो उसके समाज से क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वही हो रहा है उसके साथ। आगे भागना चाहती है, उसे और क्या चाहिए। यह घर बसाने की सोच रही है, सोचने दो, मेरा क्या लेती है, देखा जाएगा जो होगा। कुछ मांगती नहीं, सारा वक्त हंसती बोलती रहती है। खाना हॉस्टल के किचन से आता है, मुफ्त माल, मुझे और क्या चाहिए। क्योंकि वो दीनू जो था वो हॉस्टल में खाना बनाने का कार्य कर रहा था, तो उसी में से इसको भी खिला देता था। यो भी काम में चुस्त है, कभी काम करेगी तो 2 पैसे कमाएगी, कमा कर ही लाएगी, मेरे पल्ले से नहीं खाएगी। बसंती देर तक दीनू की पीठ पीछे बैठी रही। जीवन के बड़े बड़े सदमे एक क्षण में अपनी चोट कर जाते हैं, घटते समय कोई प्रभाव नहीं छोड़ते, ना कसक, ना दर्द, ना छटपटाहट। तिरछे छटपटाहट तिरछे से निकल जाते हैं। इंसान अनमनस्क या वैसे का वैसा व्यवहार करता रहता है, मानो कुछ भी ना हुआ हो। दर्द की टीसें तो बाद में उठती हैं। क्या नाम है तेरी घरवाली का? फिर पूछ रही है, तेरी घरवाली का नाम क्या है? अंधेरे में अपने घुटने पर ठुड्डी ठिकाए बसंती बोली, रुक्मी। अब आप याद रखिएगा
कि दीनू की दो पत्नियां थीं। एक तो रुक्मी थी जो ऑलरेडी वो गांव में शादी कर लिया था, और दूसरी पत्नी बसंती थी जिसे वो भगा कर लाया था। कितनी बड़ी है? क्या मुझसे बड़ी है? तुझसे बड़ी है। गोरी है? हाँ गोरी है। पहले तेरे पास यहाँ रहती थी? नहीं, वह गाँव में रहती है। कितने बच्चे हैं तेरे? बच्चा कोई नहीं है। कोई बच्चा नहीं है? क्यों नहीं है? प्रश्न कर रही है। अब देखिए अगला, आगे भी वो प्रश्न करे जा रही है। मेरी माँ के साथ 7 बच्चे, मेरी माँ के तो 7 बच्चे हुए थे, उसका एक भी नहीं हुआ। नहीं। बसंती चुप हो गई। गांव में रहती है तो घास छीलती होगी कुछ जानती समझती नहीं होगी, क्योंकि वो सोच रही हम चालाक है। उसने सिनेमा कहाँ देखा होगा? बसों में कहाँ घूमी होगी? टेलीविज़न कहाँ देखा होगा? बसंती को गर्व का सा भास हुआ। मेरे मुकाबले में तो वह पास्कू भी न बैठती होगी। तू उसके साथ नहीं रहना चाहता? क्यों? वह मेरी बीवी है। बीवी है तो उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? वह गांव में रहती है मेरी माँ के पास। सहसा बसंती मन ही मन विचलित सी हो उठी। छटपटा कर बोली, तूने दूसरी शादी क्यों नहीं की? दिनों ने पहले ही की ही तरह स्थिर निश्चेष्ट की आवाज़ में उत्तर दिया, मैंने दूसरी शादी नहीं की। तू मेरे साथ भाग आई है, मैंने मना नहीं किया। यह तो ठीक कहता है, बसंती ने कहा, और फिर चुप हो गई। देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद उसने लंबी सांस ली और फिर से फर्श पर लेट गई और छत की ओर ताकने लगी। रात गहरा गई थी, चारों ओर गहरा मौन छाया था। हॉस्टल की सभी आवाज़ें भी धीरे धीरे शांत हो गई थी। न कोई दरवाज़ा खुलता था, न कोई ट्रांजिस्टर बजता था, न कोई नल की या बर्तनों की आवाज़ सी। दाढ़ी वाले चौकीदार की लाठी की भी खटकार अभी नहीं आ रही थी। पास में लेटे दीनू का सांस भी गहराने लगा था। तू उसे यहाँ ले आ, हम सब मिलकर रहेंगे। देख रहे हैं, आप समझौता भी कर ली ज़िंदगी से। हम सब मिलकर यहाँ रहेंगे। तेरी जात में दूसरा ब्याह कर सकते हैं ना? दीनू चुप रहा। मैं काम कर लूँगी, उसे सब कुछ सिखा दूँगी। तो उसे यहाँ ले आ, हम अलग से कहीं कमरा लेकर रह लेंगे। पर दीनू की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बसंती फिर से वही बात कहने लगी। कहने जा रही थी जब उसने पाया कि दीनू गहरी नींद में सो गया है और हौले हौले भी सो गई। खराटे भरने लगा। छत को ताकते हुए रात बीतने लगी। बसंती की आंखों की नींद भाग चुकी थी। दीनू के हल्के हल्के खराटे और कमरे के अंदर घू घू करते मच्छरों की आवाज़ से अलावा चारों ओर चुप्पी छाई थी। बसंती देर तक अधेड़ बुन में लगी रही। कभी सोचती कैसी होगी उसकी बीवी। कहता है गोरी है तो क्या जानती समझती तो कुछ नहीं, केवल घास ही छीलना जानती है। दिल्ली में तो उसे रास्ता भी पता नहीं चले। सारा वक्त भटकती फिर मेरे साथ रहेगी तो मैं उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करवा दिया करूँगी। घर में तो मेरी ही चलेगी। दीनू भी मुझसे ही कहेगा, यह काम कर, वह काम कर, इधर जा उधर जा। मैं साइकिल चलाना भी सीख लूँगी। दीनू की साइकिल तो है ही। फिर अचानक ही कहीं से गहरी हुक सी उठी और बसंती का सारा शरीर झिझुर गया। हरामी ने बताया ही नहीं कि उसके घर में बीवी है। और अनायास ही 2 गर्म गर्म आंसू बसंती के गालों पर लुढ़क गए। बीवी है तो क्या मैं इसके पीछे मारी मारी तो नहीं फिरूंगी? व्याकुलता की एक और लहर सी उठी और बसंती को झिझोर गई। अभी उठकर चली जाऊं, मगर कहाँ जाऊं? कहीं दूर टावर की घड़ी पर टन टन हुई नींद अभी भी बसंती की आंखों में कोसों दूर थी। आज भी मेरे साथ वही कुछ हुआ। जब पौ फटने लगी तो मुझे नींद आ जाएगी और फिर न दिशा पानी का सकूंगी। नींद आ जाएगी और फिर न दिशा पानी जा सकूंगी, न हाथ मुंह धो सकूंगी। कल रात भी ऐसा ही हुआ था। आधी रात को दीनू अपनी खाट उठाकर बाहर ले गया था। कहने लगा, इधर मच्छर बहुत है, मैं बाहर मैदान में सोऊंगा। और पानी की सुराही भी अपने साथ बाहर ले गया था। आज क्या होगा? आज तो नींद आ ही नहीं रही है। आज जब घड़ी 3 बजाएगी तो मैं उठकर बाहर चली जाऊंगी। दिशा पानी से निपटकर अधेरे कमरे में लौट आऊंगी। बाहर ठंडी ठंडी हवा तो बहती ही है। झिंगुरों और मेंढकों की आवाज़ें भी आती हैं। कभी तोतों के झुंड पर फटफटाता और चींची करता किसी पेड़ पर से उड़ जाता है। खुली खिड़कियों में से आसमान का छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा था। अभी तारे चमक रहे हैं। आसमान का रंग गहरा है। रात की स्याही जब कम होने लगती है तो आंखों में बंद करके अगर फिर खोलो तो लगता है उजाला। एक
लगता है उजाला, ध्यान दीजिएगा, लगता है उजाला एक पलक और खुल गया है। पौ फटती है तो आसमान में धीरे धीरे लाल मिट्टी घुलने लगती है, मतलब सूरज निकलने लगता है। पलक झपको तो ज़्यादा मिट्टी धूल आती है। रात को यह पहर सबसे सुहावना होता है। तभी धीरे धीरे बसंती की आंखें मूंदने लगी। आप देखेंगे दृश्य 7। अभी तक आपने देखा उपन्यास का रोचक दृश्य, जिसमें बसंती परेशान है। उसे पता चल गया है कि उसका पति पहले से शादीशुदा है, और उसे भी उसने लाया। अब वही है ना, मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया है। आइए आगे चलते हैं, आप सब समझ लेंगे, मैंने तो उपन्यास को पढ़ रखा है। श्यामा बीबी ने आंख उठाकर देखा तो सामने बसंती खड़ी। क्या कि अब बसंती वहाँ से निकल गई। अब निकल गई कहाँ गई? जहाँ पे वो पहले चूल्हा बर्तन का कार्य करती थी, श्यामा बीबी के पास। अभी अच्छी बातचीत दोनों की होगी, चलिए ध्यान दीजिए। श्यामा बीबी सन्न सी रह गई। अरे तू कहाँ से आ टपकी? श्यामा ने कहा और झट से दरवाज़ा बंद करने के लिए उठ खड़ी हुई। किसी ने तुझे अंदर आते तो नहीं देखा? और श्यामा ने झट से उठकर सीढ़ियों वाले दरवाजे को बंद कर दिया और चिटखनी मतलब सिटकनी लगा दी। कहाँ से आई है? तूने क्या सूरत बना रखी है? बसंती मुस्कुरा रही थी, एक धीमी अंतर्मुखी सी मुस्कान तो जिंदगी के थपेड़े खाने के बाद इंसान के चेहरे पर अपने आप ही आ जाती है। कहाँ रही इतने दिन? तूने अंदर आते किसी ने देखा तो नहीं? सच बता, इधर तेरा बाप मेरे घर के बीसियों चक्कर काट चुका है। हर बार मैं उसे यही कहती थी कि मैं कुछ नहीं जानती। यह सच भी तो है ना? मुझे क्या मालूम तू कहाँ गई, किधर गई? मैंने तुझे घर से आते तो नहीं देखा ना? कहाँ थी इतने दिन? श्यामा ने देख लिया कि बसंती पहले की तरह चहक नहीं रही है। बसंती का चेहरा थका थका सा था। पहले तो आते ही बतियाने चहकने लगती थी, ठिठोलियाँ करती, घर में कदम रखते ही इधर उधर कूदने लगती थी। कुछ ही महीनों में मानो उसका सारा लड़कपन झर गया हो, गृहस्थिनी बन गई हो, मतलब एक महिला बन गई हो, गृहस्थी चलाने वाली, जिसे आप गृहिणी कहते हैं। एक क्षण खोई खोई सी मुस्कान बसंती के होठों पर काँप रही थी। बसंती को यहाँ से गए बहुत दिन नहीं बीते थे, यही 3 महीने की बीते होंगे, पर बसंती पहले वाली बसंती न रह गई थी। आंखें पहले जैसे बड़ी बड़ी थी, पर जैसे उनकी नज़र अंदर की ओर मुड़ गई थी। कहाँ था इतने दिन? इधर ही तो थी बीबी जी, छिपकर मिलने आई है पगली। छिपकर मिलने आना था तो रात के वक्त आती, दिन में छिपकर मिलना था तो रात के वक्त आती। दिन में भी कोई छिपकर मिलने आता है? इधर 2 घर छोड़कर तेरा बाप बैठा है और पीछे इस तरफ तेरा चाचा और तेरी बहन मोहल्ले में सारा दिन घूमती रहती है। सभी मुझ पर शक करने लगे हैं कि मैंने ही तुम्हें भगा दिया। बसंती भी चुपचाप खड़ी मुस्कुराए जा रही थी। किधर है तेरा घरवाला? अभी भी हॉस्टल में ही काम करता है? नहीं बीबी जी, वह तो यहाँ नहीं है, वह तो अपने गांव चला गया। क्या गांव गया? तुझे अपने साथ नहीं ले गया? बसंती चुप रही। कब गया? हो गया कुछ दिन। तू कहाँ रहती है? मैं कहीं नहीं रहती बीबी जी। कहीं नहीं रहती क्या मतलब है? मतलब कि अभी कहीं रहती हूँ, कभी कहीं, कहते हुए बसंती फिर पहले की तरह धीमे से हंस दी। तुझे बेघर छोड़ गया? सच सच बता, क्या हुआ? ठीक ठीक बता। श्यामा बीबी को खट से भास हुआ कि दाल में कुछ काला है, कि बसंती कुछ छिपा रही है। बसंती ने अभी बताना शुरू भी नहीं किया था कि श्यामा बीबी तर्जनी हिला हिलाकर कहने लगी, मैंने तुझसे कहा था ना, कहा था या नहीं? बोल, कहा था या नहीं? क्या बीबी जी? यही कि जिस आदमी के साथ भाग रही है वह अच्छा आदमी नहीं है। बसंती चुप रही, न हूँ न हाँ, मतलब कुछ जवाब नहीं दे रही है। तुझे अकेले छोड़कर गांव चला गया? बुरा नहीं तो क्या है? बसंती को सदा श्यामा की आवाज़ में सद्भावना की भनक मिला करती थी और वह अपने दिल की सब बातें उसके सामने उड़ेल कर रख देती थी। इसलिए श्यामा बीबी के घर को वह अपना घर समझती थी। पर आज पहली बार उसे लगा जैसे श्यामा बीबी को इस बात से अधिक संतोष मिल रहा है कि दीनू अच्छा आदमी नहीं निकला और उसका कहा सच निकला। तुझे पैसे दे गया है? बसंती चुप रही। बसंती को चुप देखकर श्यामा बीबी
का संदेह पहले से भी ज़्यादा पक्का हो गया। मतलब वो समझाई थी पहले से, मानी नहीं। ध्यान दीजिए, बसंती को चुप देखकर श्यामा बीवी का संदेह पहले से भी ज़्यादा पक्का हो गया। तेरा घर वाला हॉस्टल से छुट्टी लेकर गया है। बसंती क्षण भर के लिए ठिठकी, फिर धीरे से बोली, हमें हॉस्टल में से निकाल दिया गया था बीवी जी। मतलब कि देख लिया कोई मालिक, निकाल दिया गया। निकाल दिया गया था क्यों? मैं वहाँ उसके साथ छिपकर रहती थी ना। छिपकर क्यों रहती थी? तूने उसके साथ शादी नहीं की थी? शादी तो की थी बीवी जी, मगर वहाँ औरतों को नहीं रहने देते। एक दिन किसी ने देख लिया और बड़े अफसर से शिकायत कर दी। श्यामा को फिर से अपनी सूझ को सही साबित करने का मौका मिल गया। बीबी साथ में हो तो कोई नौकरी से थोड़े नहीं निकाल देगा। सच सच बता, क्या हुआ था? उसके साथ शादी की थी? हाँ तो बीबी जी, कहाँ शादी की थी? बसंती को अभी भी इस बात में पूरी आस्था थी कि दीनू के साथ उसकी शादी बाकायदा हुई है। इसलिए उसने ब्यौरे के साथ श्यामा बीवी को बता दिया कि कैसी शादी हुई थी, कि जंतरी में से एक फाड़ी हुई भगवान जी की तस्वीर के सामने दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े हुए थे। फिक्की बसंती ने उसके बालों में फूल लगाया था, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बता दिया था। अभी पूछा जाएगा उसने शादी किस देश में की थी, तो आप याद रखेंगे, है ना। वो बता रही है वहाँ से आने के बाद में 3 फूल कोसे थे। मतलब उसके बाल में वो 3 फूल लगाई थी। उसने भी बसंती के बालों में फूल टांगे थे कि उसने बसंती की मांग में लाल पेंसिल, ये कलर आपसे पूछा जा सकता है। उस समय सिंदूर नहीं था तो लाल पेंसिल का रंग भरा था। बसंती ने सब सुना दिया और यह भी कि उस समय आकाश में चांद खिला था। मतलब साक्षी मान ली थी भगवान जी को। और दोनों ने छिटकी चांदनी में विवाह की शपथ ली थी। अभी बसंती बोल ही रही थी कि श्यामा दांतों तले होठ चबाए बार बार सिर हिलाने लगी। इसे तू ब्याह करती है? मैंने तुझे कहा था या नहीं? बोल, कहा था या नहीं? क्या बीबी जी, कि इस आदमी को कोई भरोसा नहीं है कि पहले ब्याह करना फिर उसके घर में पाँव रखना? बात तो किया था। इसे ब्याह कहते हैं? ब्याह तो किया था, इसे ब्याह कहते हैं? ब्याह पंडित करवाता है। 2 आदमी जात बिरादरी के साथ बैठते हैं ताकि गवाही दे सकें कि हाँ ब्याह हुआ है। वाह रे बसंती, बड़ी चालाक बनती है। न पंडित न गवाह, बड़ा ब्याह कराई। वह आदमी तेरे साथ मजा लूटता रहा और वह आदमी तेरे साथ मजा लूटता रहा और जब तुझे चकमा देकर भाग गया है। नहीं बीबी जी, बसंती ने धीमी सी आवाज़ में कहा। नहीं क्या? अगर वह कह दे कि उसने शादी नहीं की है तो क्या बीबी जी? कह दे तो क्या कह दे? बसंती ने पहले की तरह कह दिया। तुझे बहुत रुलाएगा बसंती, तू कुछ नहीं जानती। रुलाएगा तो क्या बीबी जी? रुलाएगा तो रुलाएगा। बसंती की आंखों में चढ़ी हुई थी बसंती की आंखें चढ़ी हुई थी। श्यामा को लगा जैसे अभी तक बसंती के सिर पर से खुमार नहीं उतरा है, इसलिए वह स्याह और सफ़ेद की तमीज़ नहीं कर पा रही। पर यह इतनी अलसाई क्यों है? पहले कितनी नटखट हुआ करती थी, फिर खटाक से श्यामा को पता चल गया, अरे तेरे तो बच्चा होने वाला है। मैं भी कैसी पागल हूँ, तुझे देखे जा रही हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ। चल बैठ इधर। और श्यामा बीवी ने बसंती को बाजू से पकड़कर अपने पास बैठा लिया। बसंती का दिल भराया। मनुष्य तकलीफ़ों अड़चनों से नहीं घबराता, मुसीबतों से नहीं घबराता। केवल उसे कहीं से प्यार मिलता रहे, आत्मीयता मिलती रहे, फिर वह एक नहीं मुसीबत के 20 काले कोस लांघ जाएगा। ये सत्य है कि एक महिला को अगर कितनी भी समस्या हो, अगर उसे सिर्फ़ और सिर्फ उसके चाहने वाले उसके साथ हो, तो शायद वह ज़िंदगी को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। वही हाल बसंती के है। उपन्यास के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और इसी आत्मीयता की भूख उसे यहाँ खींच लाई थी। तेरे सिर पर से अभी खुमारी नहीं उतरी, जब उतरेगी तब तू नमक तेल का भाव जानेगी। अभी तो तू अंधी बनी हुई है, तू अभी भी समझती है कि वह आएगा बीबी जी, बसंती ने कहा। और श्यामा बीबी फिर उसके चेहरे की ओर देखने लगी। बसंती ने जीवन में इतना अनुभव नहीं बटोरा था कि श्यामा की बात को समझ पाती कि खुमारी क्या होती है, कि खुमारी से पहले क्या होता है और खुमारी टूटने के बाद क्या होता है। उसे इतना अनुभव भी नहीं था कि तुलना करके जान पाती कि दुनिया के दस्तूर क्या है, दुनिया के व्यवहार को वह खरा माने या खोटा। जब से दीनू उसे छोड़कर गया था तब
तरह की धूप छाँव में रहती आ रही थी। उसे याद भी करती, उसके प्रति दिल में हिलोरें भी उठती, गले उसे गालियाँ भी देती। आस का धागा अभी पहले जैसा ही मजबूत था कि वह आएगा। केवल पहले जैसा स्थिर नहीं था, कभी कभी डोल जाता था। फिर बता, फिर क्या हुआ? श्यामा बीवी ने पूछा। बसंती क्या बताए? बसंती को स्वयं बहुत सी बातें मालूम नहीं थी, पर वह श्यामा बीवी के साथ कुछ कुछ खुलने लगी। ओ बीबी जी, क्या बताऊं? उसे नौकरी से नहीं भी निकालते तो भी हम ज़्यादा वक्त वहाँ नहीं रह सकते थे बीबी जी। वह सारा दिन कमरे में रहना पड़ता था, खिड़की में से बाहर भी नहीं झांक सकती थी। सारा दिन कमरे के कोने में छिपी बैठी रहती थी। बूढ़ा चौकीदार राउंड पर आता तो मैं कोने में फर्श पर लेट जाती, कभी दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो जाती। और बसंती फिर हंसने लगी। एक बार मैं अपने आप ही चिटकिनी खोलकर बाहर निकल आई। मुझे जोरों की प्यास लगी थी। मैंने कहा झट से नल पर से पानी पीकर कमरे में लौट जाऊंगी, क्योंकि चंचल स्वभाव की बसंती थी भी, तो बहुत समय तक उसे बांध के भी नहीं रखा जा सकता है ना। ध्यान दीजिए। तभी किसी ने देख लिया। श्यामा बोली, नहीं बीवी जी, पता नहीं कैसे हुआ, पर दीनू कहता था मंगलू रसोइये को शक हो गया था, उसी ने शिकायत की थी। यह उस दिन दोपहर की बात थी। नल पर बर्तन मांजने मलने की आवाज़ थम गई थी। खाने का बड़ा कमरा खाली पड़ा था। कुछ नौकर किचन की दहलीज पर बीड़ियाँ फूकते बैठे गप्पे हाँक रहे थे। दो एक चटाइयों पर पसरे हुए थे। तभी दीनू उठा था और उसने रसोई से के चूल्हे के पीछे खाने की प्लेट उठाई थी और उसे एक और प्लेट से ढककर बाहर निकल आया था और अपने कमरे की ओर जाने लगा। वह बरामदा लांघ कर मुड़ा ही था कि उसे फास हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई दबे पांव चला आ रहा है। दीनू ठिठका तो पीछे से आवाज़ आई थी, किसके लिए खाना ले जा रहे हैं दीनू? दीनू ने मुड़कर देखा था। मंगलू था हॉस्टल का सबसे चट नौकर, पतली काली मूछें और गले में कंठी। 4 नंबर वाले बाबू के लिए। 4 नंबर? वह तो खाना खा चुका है, इधर ही थोड़ी देर पहले खा कर गया। उसका कोई मेहमान आया है, उसके लिए ले जा रहा हूँ। मंगलू हंसने लगा। वहाँ तो ताला चढ़ा है, चल दिखा दूँ। दीनू से खिसिया कर कहा, पर जल्दी ही संभल भी गया। ध्यान दीजिएगा, दीनू खिसिया गया था पर जल्दी ही संभल भी गया कि क्रोध ना निकले तो बेहतर ही होगा। यह उस हमारी तेजू का कसूर है। 4 नंबर का बाबू बार बार खाना मांगता रहा, यह लेकर नहीं गया। अब मैंने सोचा मैं ले जाऊं, पर मंगलू पर नज़र गई तो वह मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे अपनी रान खुलता रहा था। बता कौन है? मंगलू ने धीमी आवाज़ में कहा और फिर आंख मारकर मुस्कुराया। दीनू अंदर ही अंदर बहुत सकपकाया, लेकिन कोई रास्ता न सूझ पाने के कारण लहजा बदलकर अपनी सफाई सी देने लगा। गांव से घरवाली आई है यार, क्या करूं? कल रात सीधी चली आई। बसंत नगर में उसका चाचा रहता है, पर वह उस वक्त मतलब सफाई दे रहा है, पर उस वक्त मैं उसे कहाँ छोड़ने जाता। पर दीनू ने देखा कि मंगलू अजीब नज़र से उसकी ओर देखे जा रहा है और अभी भी मुस्कुराए और राज खुल जाए जा रहा है। रान खुल जाए मतलब कि वो अपनी बॉडी को खुजला रहा होगा। हमें भी एक डुबकी लगा लेने दे, मंगलू ने फिर से आंख मारते हुए कहा। तू कोठरी में नहीं जा, मैं ही खाना लेकर जाता हूँ। पर इस पर दीनू बौखला उठा था और भभक कर बोला, साले प्लेट तेरे मुंह पर मारूंगा। कह रहा हूँ मेरी बीवी है, बकबक किए जा रहा है। पर उसके दूसरे ही दिन सुपरिटेंडेंट ने दीनू को अपने दफ्तर में तलब किया था और 1 घंटे के अंदर कमरा खाली कर देने को हुक्म दिया था। नौकरी छूट जाने के बाद दीनू और बसंती दीनू के एक दोस्त बरड़ू के खोखे में जाकर रहने लगे थे। तभी सहसा बसंती की आंखों के सामने वह दृश्य भी घूम गया जब उसका साक्षात बरड़ू से हुआ था। और पहले एक कपकपी उसके सारे शरीर में दौड़ गई और फिर क्रोध की लहर सी उठी और रोंगटे खड़े होने लगे। वे लोग रात के वक्त बरड़ू के खोखे में पहुंचे थे। सुबह उठने पर उसने आसपास के इलाके को देखा। सतनगर है। कैसा नगर है? तो याद रखिएगा, इस नगर का नाम सतनगर है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस नगर में वो खोखे में रहती थी। सतनगर के जाने वाली सड़क के किनारे एक गहरी ढलान की
सी थी और उस इस ढलान पर बहुत से छोटे छोटे लकड़ी के खोखे बने थे और इसी में से एक खोखे में बरडू रहता था। लकड़ी के टूटे फूटे तख्ते और खपचियाँ जैसे तैसे जोड़कर ये खोखे बनाए गए थे। हर खोखे के दरवाजे पर फटे टाट टाट का थिगलियाँ लटक रही थी। टूटी ईंटें, लोहे के टुकड़े, टीन कनस्तर जिसे जो मिला उसी से उसने कीलें ठोक ठाक कर खोखा खड़ा कर लिया था। ऐसे बीसियों खोखे वहाँ खड़े ऐसे बीसियों खोखे वहाँ खड़े थे। यहाँ दिन भर सूअर घूमते और बड़े बड़े चूहे भी। और यहीं पर से सतनगर और आसपास की बस्तियों का सारा कचरा ट्रकों में उठता था। अनेक स्त्रियां कंधे पर से बड़े बड़े झोले लटकाए सतनगर की सड़कों पर फटे कागज, कांच के टुकड़े, खाली डिब्बे झपट झपट कर बटोरती फिरती थीं और छोटे छोटे बच्चे कचरे के ढेरों में कुछ न कुछ ढूंढते बिनते रहते। खाली बोतलें, अध टूटे प्याले, ऐसे ही लोग खो खो में रहते थे। वहीं पर बरडू रहता था और वहीं पर बसंती और तीनों, मतलब वो बताया था कि मेरा दोस्त है, बट वो दोस्त नहीं था। ठीक है, दीनू वहीं से उसे 300 रुपये में बेच के निकल गया था। ये आगे देखते हैं, सब आप देख पाएंगे अपने नज़रों से। रहने लगे थे कुछ दिन तक तो वे बरडू के खोखे में रहे। फिर दीनू ने नज़दीक ही सतनगर के पास एक कच्ची सी कोठरी किराए पर ले ली। यहीं पर एक दिन सुबह जब बसंती की आंख खोली तो देखा कि दीनू खाट पर नहीं है। आंखें मलती हुई बाहर आई तो कोठरी के बाहर जमीन पर बरडू बैठा था। फटी पुरानी सी चादर ओढ़े मैला गंदा बरडू। दीनू कहाँ है? बसंती ने पूछा। इस पर बरडू अपने मैले मैले दांत दिखाए हुए हंसने लगा। दीनू अब नहीं आएगा। क्यों? वह चला गया। कहाँ चला गया? बसंती की आंखें फैल गई। अपने गांव चला गया। कुछ दिन से दीनू गांव जाने की बात कर रहा था। वह कहता था कि गांव में फसल बेचकर कुछ पैसे लाएगा, लेकिन वह इस तरह कुछ भी बताए बिना चला गया। बसंती को विश्वास नहीं हुआ। बरडू का पिचका हुआ चेहरा, मैली कुचली हुई चादर और रूखे उड़ते हुए बाल उनकी बदहाली की कहानी कह रहे थे। तू यहीं पर बनी रहे, बरडू बोला था। तू किसी बात को फिक्र नहीं कर। तभी बसंती को खटका हुआ था। तुझे दीनू कुछ कह गया है? क्या कहता था? कहाँ गया है? दीनू अब नहीं आएगा, बोल जो दिया। आएगा नहीं? आएगा नहीं? आएगा। तुम्हें क्या? मुझे क्यों नहीं? वह अपने मैले मैले दांत दिखाए हुए हंसते बोला। मैंने जेब से 300 रुपये दिए हैं। किस बात के 300 रुपये? 300 रुपये देकर तुझे लिया है, और क्या? बसंती की आंखें फैल गईं। बरडू क्या कह रहा है? मतलब कि आप सोचिए, एक तरफ तो 14 साल की बेटी को उसके बाप ने बेच दिया 45 साल के जो है कि दर्जी के साथ। तो वहाँ से वो भागी, इसके साथ आई और इसने भी उसे 300 रुपये में बेचकर और अपने गांव अपनी पत्नी के पास चला गया। ये होती है गरीबी, लाचारी, भूखमरी, कितनी सारी चीज़ें उस उपन्यास में हैं, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, मरम नहीं आती अपने को दीनू का दोस्त कहता है। कल तक तो भाभी भाभी कहता फिरता था, लेकिन बरडू की बात बसंती के मन में चुभ गई थी। कई रात दीनू की जेब में 300 रुपये जरूर थे और उन्हें देखकर बसंती हैरान भी हुई थी। पूछने पर दीनू ने बताया था कि उसने अपनी साइकिल बेच दी है, पर उसकी साइकिल अभी भी कोठरी के अंदर खड़ी है। झूठ बोला था, अभी भी खड़ी है। जब से हॉस्टल की नौकरी से दीनू बर्खास्त हुआ था, वह कोई काम धंधा नहीं करता था, न ही काम धंधे की तलाश में बाहर जाता था। बरडू के साथ ही सारा दिन घूमता रहता था। तू उसकी घरवाली नहीं है? उसकी घरवाली गांव बैठी है, जिसके पास वह गया है, वह तुझे मेरे हाथ बेच गया। मैं तेरे साथ ढंग से ब्याह करूँगा, घर बिरादरी के लोगों को लाऊंगा, पैसे खर्च करूँगा। सहसा बसंती हंस दी थी। उसे न जाने कहाँ से साहस आ गया था। वह चुपचाप अंदर गई और अंदर से कोठरी के लगाने वाले ताला उठा लाई और किवाड़ भेड़ कर कोठरी को ताला लगा दिया। मैं कैसे मान लूँ कि वह मुझे तेरे हाथ बेच गया है? मैं जो कह रहा हूँ वह तो तेरे हाथ अपनी साइकिल बेच गया है। बरडू ने कहा, मुझे नहीं बेचा गया है। साइकिल के अलग पैसे दिए हैं, 100 रुपये। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बरडू रहता तो खोखे में है,
तुझे खोखे में नहीं रखूँगा, तू इसी कोठरी में बनी रह, मैं भी यहीं आ जाऊँगा। बातों बातों में बसंती कोठरी के दरवाजे पर से हट गई और धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ने लगी। कहाँ जा रही है? तू बारात ले आ, मैं भी आती हूँ। मतलब यहाँ भी बेचारी क्या करे, अब आप देख पा रहे होंगे। बरड़ू बसंती के पीछे लपका, लेकिन बसंती फुर्ती से छोटा सा मैदान पार कर सड़क पर जा पहुंची। कहाँ जा रही है? चुपचाप लौटा, नहीं तो क्या? नहीं तो तुझे उठा कर ले जाऊंगा। वाह जी, उठा के ले जाएगा, बड़ा आया रावण। और बसंती ने रफ्तार तेज कर दी और भागती गई सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर आवाजाही थी, साइकिलें स्कूटर चलने लगे थे। चलते चलते ही बसंती ने घूम कर कहा, जमुना जी में जाकर डूब मर। मतलब वो सोच रही थी कि हट ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी इससे अच्छा जमुना जी, क्योंकि दिल्ली महानगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे उस नदी का नाम जमुना लिखा है। हो सकता है लेखक उस समय लोग जमुना ही कहते हों। इधर नीचे गंदे पानी का ताल है, उसी में डूब मर। अपने दोस्त को, घरवाली को उठाने आया है। और बसंती आगे बढ़ती गई, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरे 300 जेब से दिए हैं, अभी भी लौटा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर बसंती आगे बढ़ती गई थी और शीघ्र ही सतनगर की गलियां में खो गई थी। उस वक्त बरड़ू की चुंगल से बसंती निकल आई थी, पर न तो बरड़ू ने उसे छोड़ा था और न ही वह कोई अपना ठौर ठिकाना बना पाई थी। कुछ दिन तक तो बसंती छिपती फिरी रमेश नगर छोड़कर दिल्ली में जहाँ कहीं वह किसी को जानती थी, बसंती उसी के पास जा पहुँची। पर 2-1 दिन ठहरने के बाद वहाँ से भी उसे निकाल जाना पड़ा। आप देखेंगे आगे कि वह जब निकली तो अपने बहन के घर गई तो उसका जीजा भी उसके ऊपर जो है निगाहें डालने लगा। फिर वहाँ से निकली है, फिर गई, बता रही है, देखिए आगे सुनिए। ठहरने के बाद वहाँ से भी उसे निकल जाना पड़ा और बरड़ू हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा। कहीं ना कहीं बसंती का सुराग निकाल ही लेता और उस बस्ती के पास मंडराता हुआ दिख जाता। कुछ दिन के लिए वह खान मार्केट के पास एक घर में चौका बर्तन भी करने लगी थी और रात को फ्लैट के बाहर बरामदे में पड़ रहती थी। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। बड़ू का साया वहाँ भी पहुँचा। फिर एक दिन अपने स्वभावानुकूल वह यूँ ही किसी बस में बैठ गई और जिस ओर बस जा रही थी उसी ओर निकल गई। वहाँ अचानक सड़क पर चलते हुए उसे लाली मिल गई, जो बस्ती में 2 कोठरियाँ छोड़कर तीसरी कोठरी में रहा करती थी। लाली ने इसकी बड़ी आवभगत की, इसे एक जगह पर काम भी ले दिया, सोने रहने का प्रबंध भी कर दिया। पर यहाँ कुछ ही दिन में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे। उसे बार बार मितली आने लगी। उल्टी होती है ना, मिचली आने लगती प्रेगनेंसी में, वही बताया जा रहा है। आने लगी, तबीयत खराब रहने लगी। श्यामा बीबी के सामने बैठी बसंती मन में अनेक घटनाएं काट रही थी। श्यामा बीबी को वह क्या बताए क्या नहीं। वह घर तूने क्यों छोड़ दिया? बसंती क्यों बतलाए कि क्यों छोड़ दिया। वहाँ से निकली तो बसंती अपनी कोठरी में लौट आई, पर केवल 2 दिन तक ही ठहर पाई। उसे याद करते हुए बसंती हंसने लगी। क्यों हंसती क्यों हो? मैं ताला खोलकर अंदर गई तो बीबी जी, मुझे एक ख्याल आया। मैंने अंदर से साकल चढ़ा दी, पर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। उधर से एक लड़का जा रहा था। मैंने उसे खिड़की में से ताला पकड़ाते हुए कहा, इस कोठरी पर ताला लगा दो। मतलब वो खिड़की से ताला दे दी, बच्चे ने ताला लगा के घर को बंद कर दिया और वो अंदर थी। मुझे मालूम था बीबी जी बरड़ू वहाँ जरूर आता होगा। बाहर ताला चढ़ा देखेगा तो समझेगा कि अभी तक नहीं लौटी। इस पर बसंती फिर से हंसने लगी। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? ओ बीबी जी, दोपहर को जब मैं सोकर उठी और किवाड़ की दरारों में से बाहर झाँक कर देखा तो सचमुच बरड़ू वहाँ बैठा था। एक और आदमी भी उसके साथ था। मैं तो डरी कि अब क्या होगा, पर शाम तक बैठा रहने के बाद वह चला गया। तब मैं भी किसी तरह वहाँ से निकल आई। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गई। फिर कहाँ गई, फिर कहाँ पर रही? ओ बीबी जी, क्या क्या आपको बताऊँ, एक दिन तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा आए कि क्या मतलब कहाँ जाऊँ। मितली उठती थी तो मतली नहीं उठी थी तो मैं परवाह भी नहीं करती, पर मतली उठती थी तो मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो सब सच बीबी जी। मैं सीधी अपनी बहन के घर जा पहुंची। मैंने कहा
मैंने कहा होने दो, जो होता है, अब मैं क्या करूं। श्यामा बीवी बड़ी दिलचस्पी से सुनने लगी। कथा ही इंटरेस्टिंग है बसंती की, तो सभी भी सुनेंगे, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुनिए, है ना। और वो भी श्यामा बीवी भी सुन रही है। आइए आगे चलते। वहाँ विनय नगर में रहती है। मैंने सोचा मैं उससे कह दूंगी तो वह किसी को बताएगी भी नहीं, और विनय नगर दूर भी पड़ता है। बापू और बरड़ू को खबर होते होते मैं वहाँ से निकल जाऊंगी। फिर क्या बीबी जी, मैं वहाँ बस 3 दिन ही टिक पाई। क्यों क्यों पूछती हो बीबी जी? उसका घरवाला उल्लू का पट्टा है। क्यों? सभी बीवियों के घर वाले उल्लू के पट्टे होते हैं बीबी जी। और बसंती हंस दी। क्यों? क्या बीबी जी? बस वह उल्लू का पट्टा। फिर स्वयं ही सुनाने लगी। मैं अंदर कोठरी में सोई थी और ये मियाँ बीबी अपने बच्चों के साथ बाहर सोए थे। मैं अंदर बेसुध पड़ी थी, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे खाट पर बैठा है। मेरी नींद खुली। पहले तो मैं समझी ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं नींद में थी ना, मुझे लगा मैं हॉस्टल के कमरे में हूँ और दिनों काम निपटा कर आया है। वह भी अंधेरे में आता था ना। बीबी जी सच में एक और हो गई कि दिनू भी खाट पर लेट जाए। फिर मैंने कहा, अरे यह तो मेरी बहन का घर है, यह कौन है? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। हरामी का औलाद, बीबी जी बहुत बुरा आदमी है। फिर क्या बीबी जी? मेरी बहन को खटका हुआ और वह जाग गई। पहले तो बाहर से ही बोली, क्या बात है बसंती, तू सोई नहीं है? फिर वह उठकर अंदर आ गई। बसंती हंसने लगी। वह हरामी बोला, मैं तो अंदर पानी पीने आया था, पर पानी का घड़ा बाहर रखा हुआ था। मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, मेरी बहन ने कहा और उसे खींचकर बाहर ले गई। तेरी बहन से डरता है? तेरी बहन से डरता है? श्यामा बीबी ने टिप्पणी की। कौन डरता है बीबी जी? कोई किसी से नहीं डरता। मेरी बहन चिल्लाती है, बोलती है, गालियाँ देती है और फिर चुप हो जाती है। श्यामा बीबी बसंती की ओर देखे जा रही थी और सोच रही थी कि पिछले पिछले कुछ एक महीने में ही बसंती कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब वो यहाँ पुरुषों के स्वभाव पर टिप्पणी भी करने लगी। मैं दूसरे ही दिन वहाँ से चली आई। बीबी जी, वहाँ पर रहती तो मेरी बहन ही मुझ पर शक करने लगती। कहती मेरे घरवाले पर डोरे डालने आई है। और मुझे इस बात का भी डर था कि बरडू को पता चल जाएगा। मर्द लोग तो घूमते रहते हैं ना बीबी जी। मेरी बहन का घरवाला ही उसे बता देता। उसे पता चला। श्यामा ने घबरा कर पूछा, बरडू यहाँ तो नहीं आ जाएगा? खबरदार, यहाँ किसी को मत आने देना। मैं क्यों आने दूंगी बीबी जी? मैं खुद उससे भागती फिरती हूँ। मैं तुझसे कहूँ बसंती? क्या बीबी जी? चुपचाप अपने माँ बाप के घर चली जा। वहाँ तो बूढ़ा दर्जी चक्कर काटता है बीबी जी। बाप मुझे चूटिया से पकड़कर उसके साथ बांध देगा। उसने दर्जी से पूरे 900 रुपये ले रखे हैं। 1200 की बात हुई थी, आप देख पा रहे होंगे। उसके पिता ने 900 रुपये ले चुके थे। तब बोले थे कि वो लंगड़ा दर्जी बोला था कि 300 रुपये हम बाद में देंगे, है ना। तुमने खुद यह सब बखेड़ा मोल लिया है। क्यों बीबी जी? मैंने क्या किया है? अब तेरा बच्चा होगा तो उसे कहाँ रखेगी? खुद कहाँ रहेगी? कहाँ सिर छिपाएगी? तभी श्यामा को ध्यान आया कि उसने बसंती से यह तो पूछा ही नहीं कि आजकल कहाँ रहती है। अब कहाँ पर टिकी है? कहीं भी नहीं। बीबी जी, क्यों? तू तो बता रही थी कि कोठरी तेरे पास है। वहाँ कैसे जाऊँ बीबी जी? वहाँ तो बरडू बैठा है। और सहसा बसंती खिलखिलाकर हंस पड़ी। उधर जाऊँ तो बाप बैठा है, उधर जाऊँ तो बरडू बैठा है। इस पर श्यामा बीबी गंभीर आवाज में बोली, क्या मालूम बसंती, दीनू तुम्हें उसके हाथ बेच ही गया हो। बसंती चुप रही, मतलब वो भी समझ नहीं पा रही है और चुप रही, क्या जवाब दे। आगे देखिए, अगर तेरा बाप तुझे बूढ़े के हाथ बेचने के लिए 900 रुपये वसूल कर सकता है तो दीनू क्यों नहीं 300 रुपये लेकर तुझे बेच सकता है। बसंती अभी भी चुप थी और अपलक श्यामा की ओर देखे जा रही थी। फिर धीरे से बोली, नहीं बीबी जी, वह मुझे छोड़कर चला गया है। अब वह लौट कर नहीं आएगा। वाह, वह आएगा बीबी जी। इतना कुछ सहने, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी श्यामा बीबी को बसंती की आंखों में बाल सुलभ विश्वास झलकता हुआ दिखलाई दिया। विश्वास की पतली सी डोर टूटने में नहीं आती थी। उसी पर बसंती की जिंदगी झूल रही थी। तू पागल है बसंती? न उसने कोई संदेशा भेजा, न तेरी सुध ली, फिर भी कहे जा रही है कि वहाँ आएगा बीबी जी। अगर वह नहीं आया तो? वहाँ आएगा बीबी जी। तू तो पागल है। श्यामा हैरान थी। क्या सचमुच?
इसे इस बात का यकीन है कि दीनू ने इसे नहीं बेचा। इतना कुछ देखने समझने के बाद भी यह अनजान बनी हुई है। क्या यह कोई फिल्मी सॉन्ग तो नहीं रच रही है जैसे पहले रचा करती थी? एक तरह का मन भुलावा कि वह इस कहानी को बिरहड़ी नायिका है जो तरह तरह की मुसीबतें झेल रही है, इस विश्वास के साथ कि उसका वीर नायक एक दिन ज़रूर लौटेगा। ये फिल्में देख देख कर ही तेरे दिमाग में दिमाग खराब हुआ है ना बसंती? मुस्कुरा दी। अब तो बहुत दिन हो गए बीबी जी, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। आज कौन सी फिल्म है टीवी पर? आज शनिवार है ना? फिल्में नहीं देखती तो इस वक्त चैन से घर में बैठी होती। श्यामा के वाक्य को बसंती ने पूरा किया और घर में बैठी बूढ़े दर्जी के पांव दबा रही होती या फिर गांव में घास छील रही होती। अब तुझे क्या मिल रहा है? ना घर का ना घाट का। वो पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है उसकी। घर घाट क्या होता है बीबी जी? जहाँ बैठ जाओ वहीं तो घर हो जाता है, बसंती ने कहा। फिर तनिक उत्तेजित होकर बोली, यह आप क्या कहती हैं बीबी जी? घर घाट क्यों नहीं है? घर भी है, मेरा मर्द भी है, अब बच्चा भी होगा। वह जब लौट आएगा तो मैं फिर से अपने घर में रहने लगूंगी। इस पर श्यामा बीबी से नहीं रहा गया। झट से बोली, अगर उसका ब्याह हो चुका है तो वह तुझे क्यों बसाएगा? बसंती ठिठकी और बसंती बीबी के चेहरे की ओर देखने लगी। फिर सिर हिलाकर बोली, ब्याह हुआ है बीबी जी, पर वह आएगा। क्यों? दो दो बीबियाँ वह कैसे रख सकता है? उसकी जात में दो दो बीबियाँ रख सकते हैं बीबी जी। कोई भी आजकल दो बीबियाँ नहीं रख सकता। वह रख सकता है बीबी जी। उसकी जाति में दो बीबियाँ छोड़ तीन भी रख सकते हैं। तुझे किसने कहा? दीनू ने। और तूने मान लिया? बसंती की आंखों में आशा और विश्वास की झलक देखकर श्यामा को वह और भी अधिक दयनीय लगी। मैंने उसे कह दिया है। बसंती कह रही थी कि तू अपनी बीवी को यहाँ ले आ। उसकी बीवी तो गांव की है ना बीबी जी? बिल्कुल गंवार है, कुछ भी नहीं जानती। मैं घरवाली हूँ, मैं घर चलाऊंगी। इतने धोखे खा चुकी है, पर तू फिर भी होश में नहीं आई। तू जिंदगी में बहुत दुखी होगी बसंती। श्यामा बीबी ने दांते तले होंठ दबाकर सिर हिलाते हुए कहा, जिंदगी क्या होती है बीबी जी? बसंती ने कहा और हंस दी। उसकी हंसी में पहले जैसी गूंज फिर से सुनाई पड़ी। नहीं बीबी जी, वहाँ आएगा। बसंती की फुसफुसाती सी आवाज़ आई। उसका बच्चा नहीं है, अभी तक हुआ ही नहीं है। मेरा बच्चा होगा तो मुझे तो अपनी घरवाली मानेगा ही। मतलब वो खुश है कि हमको जल्दी से बच्चा हो जाएगा तो हमें ज़्यादा प्यार करेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाने पर अपलोड नहीं होता है, तो हम चाहेंगे कि हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेंगे। आइए थोड़ा सा उपन्यास को यहाँ तक देख लेते हैं, इसके आगे से हम यहाँ से आगे लेंगे। कैसा बहकी बहकी बातें कर रही है बसंती तेरे साथ? तो उसकी शादी भी नहीं हुई। वह किसी दिन भी तुझे घर से निकाल सकता है। तुझे छोड़कर भाग गया है या नहीं, तो क्वेश्चन मार्क है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। उपन्यास पढ़ रहे हैं, थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन यह उपन्यास बहुत ही मज़ेदार है। बताना चाहूँगी कि यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। किस कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, निबंध हैं और प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, तो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।